तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिज्म। क्या लिखा हुआ है? PRISM, प्रिज्म। ठीक है, तो मान लीजिए ABC एक प्रिज्म है। मान लीजिए कि ABC एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के टॉप वाले एंगल को, जहां पर कॉर्नर A लिखा है, वहां पर जो एंगल बन रहा है कैपिटल A, इस एंगल को लिखा है कैपिटल A, ये कैपिटल A लिखा है। तो इस कैपिटल A को क्या पढ़ते हैं? देखिए यहां लिखा हुआ है कैपिटल A मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हैं आप इसे। तो कैपिटल ए को यानी इस टॉप वाले एंगल को हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या केवल एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। तो मानिए मानिए एबीसी एक प्रिज्म है। एबीसी दिख रहा है, ए बी सी ए, ये एक प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, कैपिटल ए। प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है, जिस ग्लास से बना हुआ है, मान लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। तो ये प्रिज्म को हम लोग ले रहे हैं, ऐसा प्रिज्म ले रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब क्या हुआ कि कोई रे इंसिडेंट होती है ए बी फेस पर। ये सरफेस ए बी है, ये सरफेस ए बी है। यहां से रे इंटर करेगी, अंदर जाएगी और सरफेस ए सी से बाहर निकलेगी। ओके, तो हम लोग माने हैं क्या? ए बी सी एक प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सरफेस ए बी पर रे इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखा हुआ है? आई, स्मॉल आई। तो स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रे इंसिडेंट होती है, प्रिज्म के अंदर इंटर करती है और सरफेस AC से बाहर निकल आती है। तो ये जनरल फिनोमेना है प्रिज्म का। आमतौर पर यही फिनोमेना हर बार देखेंगे आप कि रे एक सरफेस से इंटर करेगी, एक सरफेस पर इंसिडेंट होगी, प्रिज्म के अंदर इंटर करेगी और बगल वाले फेस से बाहर निकल जाएगी। ये नॉर्मल फिनोमेना है प्रिज्म का। आई को कहेंगे इंसिडेंट रे, कैपिटल आई मतलब इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे। जो बाहर निकली रे है कैपिटल ई, इसको कहेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है ना? डायग्राम बनाइए जल्दी से जरा, ये कॉपी पे डायग्राम बनाइए। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, उससे पहले कि मैं डिक्टेट करूं डायग्राम बनाइए कॉपी पर। अब लिखिए, कैपिटल आई इज इंसिडेंट रे। क्या? कैपिटल आई इज इंसिडेंट रे। इधर आइए, कैपिटल ई इज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट, इमर्ज होने वाली, बाहर निकलने वाली। तो कैपिटल ई इज इमर्जेंट रे, है ना? नोट कर लिया। अब वापस देखिए, थ्योरी पे आइए। ये जनरल फिनोमेना है प्रिज्म का। प्रिज्म में हमेशा ऐसा ही हुआ करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा पहले सरफेस पर, रे जब इंटर करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले वाले सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 होगा। क्या होगा? R1।
दूसरे वाले से सरफेस पर जब लाइट जाएगी प्रिज्म के अंदर ही, देखिए ना, सरफेस AC पर जब रे जाएगी प्रिज्म के अंदर ही, तो वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा सेकेंड सरफेस पर प्रिज्म के अंदर वाली रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल, इसको R2 लिखेंगे। R2 जिस एंगल पर रे इमर्ज होगी, यानी इमर्जेंट रे जिस एंगल पर निकलेगी उसको स्मॉल ई लिखा हुआ है। स्मॉल ई को कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो नोट करिए, स्मॉल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आई, क्या लिखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल ई। ये जो सेकेंड सरफेस पर ये बाहर निकल रही है, स्मॉल ई, इसको क्या लिखा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, हम लोग सब फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में याद करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, पहले सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दूसरे सरफेस पर अंदर वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 और एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ये सिंबल हम लोग हमेशा यूज किया करेंगे। इसके साथ और सिंबल क्या यूज होगा? कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक, तो आई, R1, R2, E, कैपिटल ए और म्यू, इन्हीं के टर्म्स में सभी फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। ठीक है ना? तो फिनोमेना आप समझ गए प्रिज्म का। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि R1, R2 और कैपिटल ए में क्या रिलेशन होता है। R1, R2 और कैपिटल ए में रिलेशन खोजेंगे। ओके, ठीक है ना? एक ट्रायंगल देखिए, अपना रफ कॉपी उठा लीजिए, ट्रायंगल बनाइए, ये वाला जो वर्टेक्स ए से शुरू हो रहा है, जैसे मैं दिखा रहा हूं वो ट्रायंगल देखिए। ये सरफेस, प्रिज्म के अंदर वाली रे और सेकेंड सरफेस से लेते हुए एक ट्रायंगल बनाइए, ये वाला रफ कॉपी में ट्रायंगल बनाइए। कौन सा ट्रायंगल? वर्टेक्स ए से शुरू होने वाला पहला सरफेस का छोटा सा हिस्सा, प्रिज्म के अंदर वाली रे और सेकेंड सरफेस का ये पार्ट, यह ट्रायंगल बनाइए कॉपी में, रफ कॉपी में, रफ कॉपी में। ठीक है ना? अब बताइए, अगर ये एंगल R1 है, पहले सरफेस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, तो बताइए जो आपने ट्रायंगल बना रखा है उसका बेस एंगल, लेफ्ट वाला बेस एंगल, ये कितना बचा? फिर ये एंगल कितना बचा ट्रायंगल का? जो ट्रायंगल डिस्कस करे तो उसका ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस R1। ठीक, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस R1। सिमिलरली जो ट्रायंगल आप बना रखे हैं उसके दाहिनी ओर आ जाइए, ये वाला एंगल बताइए। ये जो ऊपर का एंगल दिख रहा है ट्रायंगल के बेस का, राइट बेस का एंगल, दाहिनी ओर जो बेस बन रहा है वो एंगल बताइए, ये वाला क्या बनेगा? ये 90 माइनस R2 होगा ना? अगर ये R2 है तो ऊपर कितना बचा? 90 माइनस R2। सिमिलरली इधर लेफ्ट में देखिए, बाईं ओर ये R1 है, तो इधर क्या बचा? 90 माइनस R1। तो आपको ट्रायंगल के बॉटम वाले दो एंगल पता चल चुके हैं, इधर 90 माइनस R1 लेफ्ट में और राइट में 90 माइनस R2, और टॉप पे क्या है? A। तीनों एंगल पता हो गए अब तो। लेफ्ट बॉटम 90 माइनस R1, राइट बॉटम 90 माइनस R2,
टॉप ए, तीनों एंगल अगर पता हो गए तो तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये लिखा हुआ है यहां पर। पहला कितना, 90 माइनस R1, लेफ्ट बॉटम 90 माइनस R1, राइट बॉटम क्या था, 90 माइनस R2। ठीक, टॉप एंगल कितना था, ए, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस ए, तीनों एंगल जोड़ दिया, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। सॉल्व करिए, 90 90 180 180 180 कैंसिल। ठीक, जल्दी करो रफ कॉपी में, 90 प्लस 90 180, एलएचएस में भी 180, आरएचएस में भी 180, 180 180 कैंसिल, R1 माइनस में है, R2 भी माइनस में है, इन दोनों को आरएचएस में भेज दो, तो एलएचएस में क्या बचा, कैपिटल ए, आरएचएस में क्या आ जाएगा फिर, R1 प्लस R2, तो क्या बन गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल ए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल ए। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, प्रिज्म का पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल ए, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। ओके, ये पहला फॉर्मूला आ गया प्रिज्म का, ये सब आपको याद करना होगा। तो पहला फॉर्मूला R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट सिंपली स्नेल्स लॉ है यार। देखिए प्रिज्म का डायग्राम, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस ए बी पर, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस ए बी पर, और दूसरा ये वाला रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस ए सी पर। तो ये दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे हम लोग प्रिज्म वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो दो रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ तो सबको आता है, क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ, आई कहां बना है, बार हवा में, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, तो 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई बराबर R1 एंगल कहां बना है, प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म का म्यू कितना है, म्यू है, तो म्यू इंटू साइन R1, तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। ये पहले सरफेस पर ये लिखा हुआ है स्नेल्स लॉ, क्या लिखा है, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1। कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन में देखिए, R2 एंगल कहां बन रहा है, प्रिज्म के अंदर, क्या लिखेंगे, म्यू साइन R2, म्यू इंटू साइन R2 बराबर ई एंगल कहां बना है, एंगल ई कहां बना है, हवा में, तो 1 इंटू साइन ई, तो क्या हो गया स्नेल्स लॉ, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, ये लिखा हुआ है, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, ठीक है ना। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेविएशन, पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा है, DEVIATION, क्या बन गया, डेविएशन। तो प्रिज्म कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखना है हम लोगों को। मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे आई को कितना घुमा दिया प्रिज्म ने, जब वह रे बाहर निकली है, कैपिटल ई बन गई, इमर्जेंट रे बन गई। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इंसिडेंट रे को प्रिज्म ने कितना घुमा दिया, जब वह रे प्रिज्म के अंदर होते हुए बाहर निकली, तो मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। कितना घुमाया बताइए, पहला रिफ्रैक्शन देखिए, पहला रिफ्रैक्शन ये हुआ, इंसिडेंट रे को इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, पहले रिफ्रैक्शन ने
हॉरिजेंटल के नियरली भेज दिया। अब हॉरिजेंटल नहीं कह रहा हूं, मतलब थोड़ा टर्न कर दिया, बेंड कर दिया, घुमा दिया। कितना घुमाया? डेल्टा वन। ये लिखा है डेल्टा वन। तो पहले रिफ्रैक्शन में रे कितना घूम गई? डेल्टा वन। ठीक। अब ये रे ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, ये अंदर वाली रे ऐसे सीधे जानी चाहिए थी। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये प्रिज्म के बाहर ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो इंसिडेंट रे जब प्रिज्म के अंदर घुसी तो उसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जब रे बाहर निकली तो फिर रिफ्रैक्शन हुआ और दूसरे रिफ्रैक्शन ने इमर्जेंट रे बना दिया। तो कितना घुमा दिया? जाना चाहिए था डॉटेड लाइन की तरफ, लेकिन गया ई की तरफ। तो कितना घुमा दिया? डेल्टा टू। ये लिखा है डेल्टा टू। डेल्टा टू। क्या लिखा है? डेल्टा टू। ओके। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? प्रिज्म ने टोटल कितना बेंड किया? पहली बार कितना बेंड किया? डेल्टा वन। दूसरी बार कितना बेंड किया? डेल्टा टू। तो टोटल डेविएशन, नीचे थर्ड पॉइंट पे आइए, डेविएशन। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ओके। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, है ना। अब डेल्टा वन का वैल्यू आई माइनस आर वन, डेल्टा टू का वैल्यू ई माइनस आर टू। ये सिंपल ज्योमेट्री से कैलकुलेट हुआ है। डायग्राम देखिए और डेल्टा वन और डेल्टा टू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टोटल एंगल कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक। तो ये आर वन प्लस डेल्टा वन दोनों मिला के टोटल एंगल कितना बता रहे हैं आप? अरे आई इधर देख लो चाहे दूसरी ओर देख लो, ये तो बराबर एंगल होगा ना। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे जो बाहर बनी है इसी को डॉटेड तो अंदर की तरफ बढ़ा दिए हैं हम लोग। इंसिडेंट रे जो बाहर दिख रही है इसी को डॉटेड करके अंदर तक बढ़ा दिए हैं, और ये नॉर्मल है। तो ये आई और इधर का ये दोनों मिला के एंगल तो आमने सामने के एंगल हुए ना, ये बराबर ही ना होंगे। तो आर वन प्लस डेल्टा वन कितना होगा? आई। आर वन प्लस डेल्टा वन कितना होगा? आई। तो डेल्टा वन कितना हुआ? आर वन प्लस डेल्टा वन आई। लिखो, रफ में लिखो, आर वन प्लस डेल्टा वन इज इक्वल टू आई। आर वन प्लस डेल्टा वन इज इक्वल टू आई। तो कितना हुआ डेल्टा वन? आई माइनस आर वन। ठीक। तो थर्ड पॉइंट वापस लिखिए, डेल्टा वन की जगह क्या लिख दिए आप? आई माइनस आर वन। डेल्टा वन की जगह क्या लिखा है? आई माइनस आर वन। अच्छा, सिमिलरली इधर आ जाइए, दूसरे साइड आ जाइए। जैसे आप इधर देखे हैं वैसे इधर देखिए। डेल्टा टू कितना दिख रहा है? ये पूरा एंगल कितना है? ई। ये पूरा एंगल कितना है? ई। ये प्रिज्म के अंदर जो रे है इसी को डॉटेड करके आगे बढ़ा दिए हैं। ये डॉटेड लाइन जो बाहर दिख रहा है प्रिज्म के, ये प्रिज्म के अंदर वाली रे को ही आगे बढ़ाए हैं। तो अगर ये एंगल R2 है तो नॉर्मल से रे का एंगल R2 है, तो ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल से ये ऊपर एंगल कितना दिख रहा है? ये एंगल नॉर्मल और रे के बीच, नॉर्मल और ये डॉटेड लाइन ये जो दिख रहा है नॉर्मल ही तो है। ये डॉटेड लाइन क्या है? नॉर्मल है। और ये जो लगभग लगभग हॉरिजेंटल दिख रहा है ये क्या है? ये प्रिज्म के अंदर वाली रे है। तो नॉर्मल और प्रिज्म के अंदर वाली रे के बीच क्या एंगल है? R2। वही इधर बाहर बोल रहा हूं, बाहर भी वही चीज आमने सामने मैच करिए। तो ये जो लगभग लगभग हॉरिजेंटल दिख रहा है वो रे था, ये नॉर्मल है। तो ये ऊपर का एंगल कितना हुआ? R2। तो R2 प्लस डेल्टा टू टोटल कितना है? E है। तरफ में लिखो, R2 प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू E। R2 प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू E। क्या? R2 प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू E। तो डेल्टा टू कितना आया? डेल्टा टू आ गया E माइनस R2, है ना। तो वापस डेरिवेशन पे आइए।
थर्ड पॉइंट का डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? डेविएशन के लिए। डेविएशन कितना आया था? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 जैसे निकाले आप i माइनस R1, इसी प्रकार डेल्टा 2 कितना आया? e माइनस R2। बस तो इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। i प्लस e अलग रखिए, i प्लस e अलग रखिए। अब माइनस R1 माइनस R2 में माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? माइनस बाहर आ गया, R1 प्लस R2, है ना। और R1 प्लस R2 कितना हम लोग पहले ही से जान चुके हैं। R1 प्लस R2 कितना कैलकुलेट कर रखे हैं? R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल ए। तो R1 प्लस R2 को आप लिखेंगे क्या? R1 प्लस R2 कैपिटल ए। तो R1 प्लस R2 की जगह क्या लिखा है? कैपिटल ए। डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। डेविएशन का फॉर्मूला बन चुका है। डेल्टा इज इक्वल टू आई, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक, तो भैया सुनिए, प्रिज्म में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब एक तरह से कहिए तो सब न्यूमेरिकल चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लोग थ्योरी बना के पढ़ लेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लोग बनाएंगे आगे जो थ्योरी का ही पार्ट मानेंगे, तो मानिए कि थ्योरी ही चल रहा है, लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल समझ के भी कर सकते हैं। तो आगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल अब एक साथ चलेगा। क्या क्या ध्यान रखना है? पॉइंट नंबर 1, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। पॉइंट नंबर 2, दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ। और पॉइंट नंबर 3, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये 3 बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब इस 3 फॉर्मूले के सहायता से आप जो मर्जी वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए पहला, दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ, और डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। एकदम माइंड में बैठा लीजिए ये तीनों बातें, अभी से ही दिमाग में बैठा लीजिए। अब स्नेल्स लॉ तो कोई मुश्किल की बात है नहीं, स्नेल्स लॉ तो भूल भी जाएंगे तो पहले से ही आता है, तब उसमें भूलना क्या है। अब तो दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ तो जब मर्जी तब लगा लेंगे, वो तो टेंशन नहीं देगा। तो 2 बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि 2 बातें ये नहीं है आपके लिए। पहला क्या? R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, और दूसरा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, है ना। अब मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जो सिंबल्स है उन्हें याद रखिए डायग्राम सहित। आई क्या है, ई क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, ए क्या है, म्यू और डेल्टा। ये जो कुछ सिंबल्स हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, कहां पर सिंबल्स का क्या मीनिंग है। आई और ई में तो कंफ्यूजन नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले सरफेस पर आई, सेकेंड सरफेस पर एंगल ऑफ इमर्जेंस है ई। अब R1 R2 में भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है क्योंकि वो स्नेल्स लॉ में यूज हुआ है। पहले रिफ्रैक्शन में अंदर वाला एंगल R1, तो प्रिज्म के अंदर वाले 2 एंगल से R1 R2, पहले रिफ्रैक्शन में R1, दूसरे रिफ्रैक्शन में R2। प्रिज्म के अंदर जो एंगल बन रहे हैं रे का, वही R1 R2 है, पहले रिफ्रैक्शन में R1, दूसरे में R2। ठीक, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए और डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, साथ साथ स्नेल्स लॉ। बस यही थ्योरी है प्रिज्म का, है ना। अब थ्योरी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, आप चाहे तो उसे न्यूमेरिकल भी मान सकते हैं, लेकिन अब जो भी न्यूमेरिकल आप माने चाहे थ्योरी माने, ध्यान रहे वो चीज, याद रहे कि कैसे किया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आने वाला हूं मैं, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ओके,
पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 मैंने जैसे कहा कि आप इसे न्यूमेरिकल भी मान सकते हैं। बताइए आमतौर पे प्रिज्म में क्या दिया होगा? अरे प्रिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन तो दिया ही होगा। मतलब क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म ए, कैपिटल ए और म्यू, ये तो गिवन होगा ही होगा। प्रिज्म जो है उसका इंफॉर्मेशन तो बताया जाना चाहिए। तो कैपिटल ए और म्यू हम लोग को मान लीजिए पता होता है, न्यूमेरिकल्स में दिया होता है। अब अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो वह कितने एंगल पर इंसिडेंट होती है? आई, ये दिया है। तो 3 चीजें दी हैं। क्या क्या दिया है? कैपिटल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और पहले सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है ना, ये 3 बातें दी हैं। ओके, मान लीजिए अब आपको निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। कहा गया कि कोई प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। पहले सरफेस पर रे आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, तो फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर आपसे ये कहा जाता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो जैसे कि मैंने कहा आपसे, कब सब चीज आपको आसान लगने वाला है। वो 3 पॉइंट बस याद रहे। क्या? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, R1 प्लस R2 ए, दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ, और डेविएशन I प्लस ई माइनस ए, डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या गिवन होगा? म्यू, कैपिटल ए और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। चलिए स्नेल्स लॉ लगाइए। एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है तो सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ क्या था? सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ साइन ई बराबर म्यू साइन R2, साइन ई बराबर म्यू साइन R2, यही था। ओके, अब R2 को क्या लिखा मैंने? R2 को लिखा a माइनस R1। कहां से आया R2 a माइनस R1? पहला फॉर्मूला जो बनाया, R1 प्लस R2 a होता है, R1 प्लस R2 a होता है, R1 प्लस R2 a, R1 प्लस R2 a, तो R2 इक्वल टू a माइनस R1। ओके, तो मैंने क्या लिखा? R2 को a माइनस R1, तो क्या बन गया? साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन a माइनस R1। बस साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए। म्यू जैसा है वैसे छोड़िए, क्या बनेगा? साइन ए कॉस R1, म्यू अपनी जगह पर ही है, साइन ए कॉस R1 कॉस ए साइन R1, ये फॉर्मूला बना। ओके, अब क्या करना है आपको? R1 भी तो नहीं दिया था ना, क्या दिया था? कैपिटल ए, म्यू और आई। तो आपको ये कॉस R1 और साइन R1 गायब करने हैं क्योंकि ये गिवन नहीं थे। तो कॉस R1 और साइन R1 गायब करने के लिए पहले सरफेस पर स्नेल्स लॉ जो लिखा था वो लगाइए। पहले सरफेस पर स्नेल्स लॉ देखिए, मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो ऊपर लिखा है, यहां पर जो लिखा है क्या था? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ठीक, तो साइन R1 ये जो डेरिवेशन चल रहा है उसका थर्ड लाइन, पहला दूसरा तीसरा, ये थर्ड लाइन, थर्ड लाइन के लास्ट में क्या है आया? साइन R1। साइन R1 तो डायरेक्ट गायब हो गया। कहां से? पहले सरफेस पर स्नेल्स लॉ से। साइन R1 कितना हो जाएगा? साइन आई बाई म्यू, नहीं, हाँ, तो साइन R1 क्या लिख दिया? साइन आई बाई म्यू। ये तो काम खत्म। अब ये सब चीजें हम लोग को पता है, म्यू गिवन था, ए गिवन था, आई गिवन था, तो इधर तो सब कुछ पता है, यानी ये सब तो हो गया सिंप्लीफाई। ये तो म्यू की जगह म्यू, साइन ए की जगह साइन ए, बस कॉस R1 रह गया। तो कॉस R1 कहां से आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? ये फॉर्मूला लगाया,
तो cos r1 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर r1, और साइन r1 क्या था, साइन i बाई म्यू, तो रख दिया वहां पर cos r1 इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर i, साइन स्क्वायर r1, cos r1 इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर r1, साइन r1 की जगह रख दिया। ठीक, बस तो हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई निकल गया, तो सब न्यूमेरिकल इजी है अब तो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वही 3 पॉइंट हैं, याद करिए और सिंप्लीफाई करते रहिए सारे क्वेश्चंस को। ओके, अगला देखते हैं अब। हाँ, तो पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है, देखिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। रे इंसिडेंट होती है, प्रिज्म के अंदर इंटर करती है और इमर्ज होती है। तो रे आई और इमर्जेंट रे कैपिटल ई। इमर्जेंट रे पर ध्यान दीजिए, ये इमर्जेंट रे प्रिज्म के सरफेस के नियरली पैरेलल बाहर निकली है ना, ऐसा लग रहा है कि सरफेस को छूते हुए ऐसे जा रही है। प्रिज्म का जो सेकंड सरफेस ये वाला है, इमर्जेंट रे, ऐसा लग रहा है कि उसको टच करते हुए बाहर निकल रही है ना, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। देखिए यहां लिखा हुआ है ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं इसको। ओके, ठीक, तब आपसे यहां पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए कि ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाए। ओके, ये न्यूमेरिकल मान लीजिए है आपके सामने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखा जाए कि ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाए। ओके, गिवन क्या होगा, गिवन होगा ए एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, ये गिवन होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जहां पर जानकारी प्राप्त है वहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या क्या पता है हम लोगों को, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, एक रिलेशन, दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ, और डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डेल्टा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक, तो अभी तो डेविएशन का यूज यहां पर नहीं है, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए और दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ, इसी से काम चल जाना है। ओके, तो कहां पर जानकारी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री है, दिख रहा है ना, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक, क्या होगा, म्यू साइन R2, म्यू साइन R2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री, ई साइन ई होना चाहिए, ई लेकिन कितना है 90 डिग्री, तो म्यू साइन R2 इक्वल टू साइन 90, अब साइन 91 है तो क्या लिखा है, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1, तो साइन R2 कितना आ गया, 1 बाई म्यू, साइन R2 कितना आ गया, 1 बाई म्यू। ठीक, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1, तो साइन R2 हो गया 1 बाई म्यू। अब याद करिए जरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद करिए, TIR, पिछला वाला चैप्टर। क्रिटिकल एंगल कल कैसे निकालते थे हम लोग, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी का फॉर्मूला क्या आया था, साइन थीटा सी 1 बाई म्यू ही तो होता है, साइन थीटा सी कितना होता है, 1 बाई म्यू, है ना। यहां क्या है, साइन R2 1 बाई म्यू, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा सी 1 बाई म्यू, मतलब ये R2 को हम क्रिटिकल एंगल मान सकते हैं, है ना, साइन थीटा 1 बाई म्यू, थीटा क्रिटिकल एंगल, तो साइन R2 1 बाई म्यू, तो R2 क्रिटिकल एंगल, तो देयरफॉर R2 क्या लिखा, थीटा सी, R2 क्या लिखा, थीटा सी। अब समझिए, आपको R2 पता है,
ये मत सोचिए कि अब R2 अननोन है। साइन R2 1 बाई म्यू, साइन R2 कितना 1 बाई म्यू, म्यू पता है ना, मतलब R2 पता है, तो R2 पता चल गया। R2 कितना आ गया थीटा सी क्रिटिकल एंगल, मतलब साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। अबे साइन इनवर्स 1 बाई म्यू नहीं दिख रहा है यहां से, तो आपको R2 पता है, R2 को साइन इनवर्स 1 बाई म्यू लिखिए, उसी को छोटे में लिख दो थीटा सी, साइन थीटा सी 1 बाई म्यू, तो थीटा सी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, बात तो एक ही है ना। तो R2 आपको पता चल गया, R2 इक्वल टू थीटा सी यानी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, तो R2 हम लोग को पता हो गया। अब R1 प्लस R2 कितना होता है, R1 प्लस R2 A होता है, R1 प्लस R2 A होता है, तो R1 कितना होगा A माइनस R2, R1 कितना होगा A माइनस R2, ठीक। तो R2 कितना निकाल चुके हैं थीटा सी, तो R1 कितना आ गया A माइनस थीटा सी, हो गया ना R1 A माइनस थीटा सी। अब क्या करना है, अब पहले सरफेस पर स्नेल लिख देना है, हो गया काम खत्म। पहले सरफेस पर स्नेल क्या लिखेंगे, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन, ये रहा R1 ब्रैकेट में, ओके। साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, R1 यही तो है R1 A माइनस थीटा सी, यही तो है R1 A माइनस थीटा सी, पता चल गया आई, साइन आई म्यू साइन A माइनस थीटा सी। तो आपको पता चल गया कि कितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो कि ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाए, ठीक है ना, ओके। तो क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको, दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ एक बात, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए दूसरी बात, और डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। हालांकि इस क्वेश्चन में डेल्टा का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फर्दर क्वेश्चंस के लिए आपको याद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्या, क्रिटिकल एंगल वाला, साइन थीटा सी 1 बाई म्यू होता है ना। चलिए अच्छा हुआ वो भी रिवाइज हो गया, क्रिटिकल एंगल कितना होता है साइन थीटा सी 1 बाई म्यू, है ना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, 5 नंबर आपको बताया मैंने, 6 नंबर अपने आप से करिएगा, सेम है ये, है ना। क्वेश्चन समझा दे रहा हूं मैं, ये प्रिज्म है एबीसी, ए बी सी प्रिज्म है, एबीसी प्रिज्म है ये, एबीसी इज अ प्रिज्म, क्या गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ओके, ये गिवन है। अब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे पहले सरफेस के नियरली पैरेलल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पहले सरफेस को छूते हुए इंसिडेंट कर रही है, पहले सरफेस को छूते हुए इंसिडेंट कर रही है, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं इसको। मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पाई बाई 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाई 2 है, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया पाई बाई 2। तो क्या गिवन था, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है, ठीक, यानी आई इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री। तो पूछा जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस बताइए, हो गया ना सेम क्वेश्चन, पहले ई पाई बाई 2 था तो आई निकालिए, पिछला सवाल ई पाई बाई 2 था, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा था तो आई बताइए, उल्टा सवाल ग्रेजिंग इंसिडेंट हो रहा है तो ई बताइए, बात तो एक ही है। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे आप, सेकेंड सरफेस पर पहले स्नेल लगाए थे, तो R2 पता चल गया था क्रिटिकल। अब क्या करेंगे आप, अब पहले सरफेस पर स्नेल लगाएंगे, इधर स्नेल लगाइए तो R1 पता चल जाएगा क्रिटिकल एंगल, R1 इक्वल टू थीटा सी,
डायरेक्ट लिख दो यार स्नेल्स लॉ सेकंड सरफेस पर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, साइन ई इज इक्वल टू क्या, यहां क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ, जरूरत क्या है इतना दिमाग लगाने की, क्या लिखेंगे, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन आर टू। सेकंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ तो बहुत बार लिख चुके हैं ना, सेकंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ है साइन ई इज इक्वल टू, रफ में लिखिए, कॉपी लिया, पेन उठाइए, लिखिए, क्लास चल रही है ना, नोट करिए रफ में, साइन ई इज इक्वल टू, साइन ई बराबर म्यू साइन आर टू, साइन ई बराबर म्यू साइन आर टू, ठीक। आर टू को लिखिए ए माइनस आर वन, क्यों, क्योंकि आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, तो क्या लिखा आपने सेंस लॉ, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन आर टू, आर टू को क्या लिखा ए माइनस आर वन, और आर वन कितना है थीटा सी, तो फाइनली क्या बन गया, हो गया ना ओरली क्वेश्चन ये, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्या बन गया, साइन ई इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या लिखा है, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, आर वन के क्या लिखेंगे, सॉरी 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 गलत बोल दिया मैंने, साइन ई इज इक्वल टू, फिर से देखिए, साइन ई इज इक्वल टू, साइन ई बराबर म्यू साइन आर टू, यही स्टेंस लॉ होगा सेकेंड सरफेस पर, ये ने बोला था पहले में, जो आपने रफ में लिखा है, साइन ई बराबर म्यू साइन आर टू, आर टू मतलब कितना, ए माइनस आर वन, आर वन कितना है क्रिटिकल एंगल, आर वन कितना है क्रिटिकल एंगल, ठीक, आर वन कितना है क्रिटिकल एंगल, ओके। तो क्या लिखा था आपने, साइन ई इज इक्वल टू, साइन ई बराबर म्यू साइन आर टू, आर टू मतलब ए माइनस आर वन मतलब क्रिटिकल एंगल, आसानी से हो गया, ये तो पिछले सवाल जैसा ही तो हुआ ये, तो क्या बन गया, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, ओके, है ना आसान। अगला सवाल देखिए, एबीसी प्रिज्म है, एबीसी प्रिज्म है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए और म्यू गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए और म्यू गिवन है, म्यू गिवन है अगर, तो मान लीजिए क्रिटिकल एंगल दिया है, थीटा सी दिया है, क्यों, साइन थीटा सी वन बाई म्यू, साइन थीटा सी वन बाई म्यू, तो अगर म्यू पता है तो थीटा सी पता है, तो मान लीजिए थीटा सी पता है आपको, तो आपको ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है इसमें, कि कंडीशन क्या होगी जिसके लिए पहले सरफेस पर रे इंसिडेंट होगी, प्रिज्म के अंदर जाएगी, लेकिन दूसरे सरफेस से वह रे हवा में बाहर नहीं निकल पाएगी, दूसरे सरफेस से वह रे हवा में बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना, बता रहा हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, कंडीशन इन विच नो रे emerges out from prism for any incident ray, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, 0 से लेके 90 के बीच कुछ भी हो, सेकेंड सरफेस से रे बाहर ना निकल पाए, क्यों, क्यों नहीं बाहर निकल पाएगी, बिकॉज सेकेंड सरफेस पर टी आई आर हो जाना चाहिए, सेकेंड सरफेस पर टी आई आर होना चाहिए, है ना। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये करिएगा अपने आप से, नहीं तो बताऊंगा बाद में, अगर आप नहीं होगा तो, आपसे नहीं हो पाएगा तो रिप्लाई करिएगा, मैं बता दूंगा, आंसर आने वाला है ए ग्रेटर देन टू थीटा सी, ए ग्रेटर देन टू थीटा सी, ओके ना, ये आंसर आएगा,
फाइनली आपको याद करना ही पड़ेगा ये, तो याद कर लीजिए फिलहाल तो ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी हो जाए तो किसी भी इंसिडेंट रे के लिए इमर्जेंट रे नहीं मिलेगा, सेकेंड सरफेस पर टीआईआर होना शुरू हो जाएगा। कब? अगर ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी होता है तब, ठीक है ना। जहां पर थीटा सी क्या है? साइन थीटा सी 1 बाई म्यू, तो थीटा सी क्या है? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी अगर हो जाए तो किसी भी इंसिडेंट रे के लिए इमर्जेंट रे नहीं मिलेगा, सेकेंड सरफेस पर टीआईआर होने लगेगा, है ना। तो जो पुराना प्रीवियस कंडीशन जनरल कंडीशन है कि रे इंसिडेंट होती है प्रिज्म के अंदर से गुजर के और इमर्ज होती है, वह कंडीशन फेल हो जाएगा। तो ऐसा प्रिज्म हम लोग बनाने की कोशिश नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स में, मतलब ऐसा प्रिज्म हम लोग के लिए यूजफुल नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि रे इंसिडेंट हो, प्रिज्म के अंदर जाए और सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल आए। प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में यही फिनोमेना होता है। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी हो जाए तो वह फिनोमेना नहीं होगा, इसलिए ऐसा प्रिज्म डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल है तो डेटा याद रखिए, ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी पर किसी भी इंसिडेंट रे के लिए लाइट सेकेंड सरफेस से इमर्ज नहीं होगी। क्यों? सेकेंड सरफेस पर टीआईआर होने लगेगा। ओके, तो याद क्या रखना है? ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी पर नो इमर्जेंस फॉर एनी इंसिडेंस। ए greater than 2 theta c, then no emergence for any incidence। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा होता है। क्या लिखा हुआ है? मिनिमम डेविएशन। मिनिमम का शॉर्टकट लिखा है MIN, फॉर मिनिमम डेविएशन। अब इसका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं जानना है आपको, इसका डेरिवेशन बिल्कुल ही नहीं जानना है आपको, ये याद करना है सब। इसका डेरिवेशन नहीं करने की जरूरत है ना, आपको किसी किताब में आमतौर पे मिलता है, जरूरत नहीं होती है ना, इसीलिए नहीं लिखा होता है। चाहे तो आप कर सकते हैं बट नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ये रटना ही पड़ेगा हर हाल में आपको। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन तब आता है, पहला पॉइंट, जब आई और ई बराबर होते हैं। मिनिमम डेविएशन में आई इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले सरफेस पर और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेकेंड सरफेस पर, बाहर वाले दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? I इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई। अच्छा, अब स्नेल्स लॉ बताइए तो क्या था? दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 और साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन R2, है ना। नहीं याद आया? दिखा रहा हूं, रुकिए, यही था स्नेल्स लॉ, साइन आई बराबर म्यू साइन R1 पहले सरफेस पर और साइन ई बराबर म्यू साइन R2, साइन आई म्यू साइन R1, साइन ई म्यू साइन R2, यही था स्नेल्स लॉ। ठीक, अब मिनिमम डेविएशन में क्या बोलना चाहते हैं आप? ई बराबर आई, ये ई और आई बराबर हैं, आई इक्वल टू ई। तो अगर साइन आई और साइन ई बराबर हो गए, दोनों इक्वेशन देखिए आप, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशन में साइन आई और साइन ई बराबर हो गए, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन R2। नहीं,
अरे आई और ई इक्वल है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो साइन आई और साइन ई बराबर हो गए। तो दो इक्वेशन की अगर वन साइड बराबर है तो दूसरे साइड भी बराबर होंगे, यानी साइन म्यू साइन आर वन इक्वल टू म्यू साइन आर टू। ये दोनों बराबर कर लीजिए। अगर ये दोनों बराबर करेंगे तो म्यू और म्यू कटा, म्यू और म्यू कैंसिल, आर वन इक्वल टू आर टू हो जाएगा, आर वन इक्वल टू आर टू हो जाएगा। ओके ठीक, अब आर वन इक्वल टू आर टू हो जाएगा, लेकिन आपको क्या पता है आर वन प्लस आर टू कितना होता है? ये आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, आर वन आर टू बराबर है, आर वन प्लस आर टू होता है ए, और आर वन आर टू बराबर भी आ गए, यानी दोनों आधा आधा है। आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, आर वन इक्वल टू आर टू, यानी आर वन आर टू कितना आ गया? ए बाई टू, ए बाई टू। ठीक, तो आर वन आर टू कितना हो गया? ए बाई टू और ए बाई टू। ओके, तो क्या याद करना है आपको? मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में पहला पॉइंट क्या याद करना है? आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई। दूसरा पॉइंट क्या? आर वन इज इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू। ठीक, ओके। तीसरा पॉइंट, प्रिज्म के अंदर वाली जो रे है वह प्रिज्म के बेस के पैरेलल जाएगी। रे इनसाइड प्रिज्म, क्या लिखा है? रे इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस, है ना? आई बराबर ई, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू, रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल टू बेस। फोर्थ पॉइंट, मिनिमम डेविएशन कितना होगा? डेविएशन का फॉर्मूला क्या आया था? डेविएशन इक्वल टू क्या आया था? डेविएशन क्या आया था? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अब आई और ई क्या है? दोनों इक्वल हैं, तो आप ई को क्या लिख सकते हैं? आई, ई को आई लिख सकते हैं, तो आई प्लस आई माइनस ए, यानी मिनिमम डेविएशन कितना? 2i माइनस ए। मिनिमम डेविएशन कितना हो गया? 2i माइनस ए। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या? i इज इक्वल टू ई। दूसरा पॉइंट क्या? r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू ए। तीसरा पॉइंट क्या? रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल टू बेस। ठीक, चौथा पॉइंट मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा मिनिमम आई टू आई माइनस ए, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस ए। कहां से आया? बेसिक डेफिनेशन से आया। क्या था? डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो आई और ई बराबर है, इस ई को लिखा आई, तो आई प्लस आई माइनस ए, 2i माइनस ए। ठीक, अब ये इस पर एक न्यूमेरिकल आता है, म्यू बराबर सेकेंड सरफेस पर, चाहे पहले सरफेस पर कहीं पर भी स्नेल सा लगाएंगे। जैसे पहले सरफेस पर स्नेल सा लगाएंगे, तो पहले सरफेस पर स्नेल लॉ क्या था? याद करो, पहले सरफेस पर स्नेल लॉ क्या था? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, साइन आई म्यू साइन आर वन। तो म्यू कितना आ गया? साइन आई बाई साइन आर वन, है ना? तो म्यू कितना आ गया? साइन आई बाई साइन आर वन। कुछ नहीं करना है, आई का वैल्यू और आर वन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है बस। आई का वैल्यू यहां से लिया है मैंने, डेल्टा मिनिमम बराबर 2i माइनस ए, तो ए इधर भेज के ए भेज दो एलएचएस में, 2i मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो i मिल जाएगा। आई कितना आ गया? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। इस फॉर्मूले से आई निकालिए, ए को एलएचएस भेज के 2 को डिनोमिनेटर में ला दो, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, ये हो गया आई। आर वन आपको पता ही ए बाई टू, तो आई के क्या लिखा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, आर वन के क्या लिखा? ए बाई टू।
तो म्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। अब आमतौर पे मिनिमम डेविएशन और ए दिया होगा, म्यू निकालना होता है, तो मिनिमम डेविएशन और ए दिया होगा, म्यू निकालना होगा, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है ना। ओके, अब डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ, डेविएशन और आई का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। मिनिमम डेविएशन लिखा है ना, पढ़ा ना, यानी डेविएशन मिनिमम होगा, मिनिमा आएगा, यानी डेविएशन का मिनिमा आएगा। तो मिनिमा जब आता है तो आपको पता ही है ग्राफ कैसा बनेगा। मिनिमा आएगा तो ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, मिनिमा का ग्राफ, ठीक है ना। तो डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ऐसे बनेगा, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इमरजेंस ई बराबर है, ये तो डेविएशन मिनिमम है। उस केस में क्या है, आई इक्वल टू ई, आई इक्वल टू ई, इसी को लिख दिया आई नॉट ई नॉट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आई नॉट ई नॉट बराबर कर दिया, कोई स्पेशल नाम दे दिया, कोई पर्टिकुलर एंगल होंगे ना जब आई और ई बराबर होगा तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट, इस केस में मिनिमम डेविएशन, मिनिमा आया हुआ है, ठीक है ना। ओके ओके, अब देखिए कोई सा भी डेविएशन आप ले रहे हैं, मिनिमम डेविएशन के अलावा, मिनिमम डेविएशन के अलावा कोई सा भी डेविएशन ले लीजिए, तो उसके लिए दो जगह आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है। ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए आगे की तरफ, तो ये डेल्टा का डेविएशन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां भी आएगा एक, डेल्टा डेविएशन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक यहां भी आएगा, ठीक। नोट करिए, लिया कॉपी पेन, नोट करिए, फॉर एनी डेविएशन, for any deviation other than minimum deviation, for any deviation other than minimum deviation, two angle of incidence are possible, two angle of incidence are possible, यानी मिनिमम डेविएशन छोड़ के किसी भी और डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब जैसे मिनिमम डेविएशन का आपने कंडीशन याद कर लिया, क्या याद किया, आई बराबर ई, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A बाई टू, रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल टू बेस, डेल्टा मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए, और लगे हाथों एक न्यूमेरिकल किया, म्यू इज इक्वल टू, वैसे तो म्यू होता है क्या चाहिए, साइन आई बाई साइन R1, साइन आई का वैल्यू रखा डेल्टा मिनिमम को यूज करके, और R1 पता ही था A बाई टू, तो क्या आ गया था, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई टू डिवाइडेड बाई साइन A बाई टू। तो जैसे आपने ये सब प्रॉपर्टीज याद कर लिया मिनिमम डेविएशन के लिए, ऐसे ही मैक्सिमम डेविएशन के लिए भी याद करना है आपको। मैक्सिमम डेविएशन के लिए ई चाहे आई कोई भी एक 90 कर दीजिए, अगर ई एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे एंगल ऑफ इमरजेंस कोई भी 90 हो जाएगा, एक साथ दोनों 90 नहीं होंगे, ये अलग केसेस हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया,
जिसमें आई 90 रखा, वो एक्सपेरिमेंट खत्म, मैक्सिमम डेविएशन मिल चुका था। नेक्स्ट डे अगला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस को 90 बनवा दिया, फिर मैक्सिमम डेविएशन मिला। तो मैक्सिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 होना चाहिए, है ना, तभी मैक्सिमम डेविएशन होता है। अब मैक्सिमम डेविएशन निकालेंगे कैसे? मैक्सिमम डेविएशन कैसे निकालेंगे? बात ये ना बची, मैक्सिमम डेविएशन निकालेंगे कैसे? तो मैक्सिमम डेविएशन निकालने के लिए डेविएशन का फॉर्मूला पहले क्या होता है, देखिए, आई प्लस ई माइनस ए। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। ठीक, अब आई चाहे ई, दोनों में से किसी एक को 90 रखिए। ए तो पता ही है, ए तो गिवन ही होता है क्वेश्चन में। आई और ई दोनों में से किसी एक को 90 रखना होता है। मैक्सिमम डेविएशन तभी होता है जब आई चाहे ई में से कोई भी एक 90 हो जाए। तो जो डेविएशन का फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस ए, इन दोनों में से किसी एक को 90 रखिए, ए पता ही है। अब जो बच गया, जैसे मान लीजिए आई को रख दिया 90, ई बच गया, ई देखते हैं कहां से आएगा, है ना, या ई रख दिया 90, ई रख दिया 90, ए अपने जगह पे है, आई का वैल्यू ये देखते हैं कहां से आया है ना, आई का वैल्यू चेक करते हैं कहां से आया। याद आया, जब आई चाहे ई 90 था, हम लोग ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फॉर्मूला आया था एक जगह, दिखाऊं, देखिए, पहले पढ़े थे ना कि फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस ई निकाले थे। आई 90 डिग्री था तो ई निकाले थे, क्या आया था, साइन ई बराबर, साइन ई आया था म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। तो इस फॉर्मूले से ई निकल जाएगा, क्यों, म्यू दिया ही था, ए पता ही होता है, थीटा सी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, तो थीटा सी भी पता होता है, यानी आपको ई पता है। ई कितना लिख सकते हैं आप, इन सब का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ई मतलब कितना, साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, ठीक है ना। तो सब कुछ तो इससे पता ही है, ई तो निकल ही गया, जब म्यू पता है और ए पता है, थीटा सी तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है, साइन थीटा सी 1 बाई म्यू, तो थीटा सी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, तो म्यू पता है, ए पता है, थीटा सी पता है, यानी ई पता है आपको। साइन इनवर्स में लिखना चाहे लिख लीजिए आप, साइन इनवर्स में चाहे तो लिख लीजिए, वैसे तो ये पता चल ही गया, बस यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे ई के जगह पर, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैक्सिमम डेविएशन का यही कंडीशन है, इसी केस में मैक्सिमम डेविएशन होता है, जब आई पाई बाई 2 हो जाए, अच्छा है ई पाई बाई 2 हो जाए, यही मैक्सिमम डेविएशन का केस है, ठीक है ना। देखिए यही लिखा है, यही तो लिखा हुआ है, साइन ई बराबर म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा मैक्स कब होगा, जब आई पाई बाई 2 हो जाए चाहे ई पाई बाई 2 हो जाए, ठीक है ना। और इस केस में जैसे मान लीजिए आई पाई बाई 2 मान लिया, इस केस में साइन ई हम लोग पहले से ही जानते हैं, पहले कर चुके हैं ये सवाल, अगर आई पाई बाई 2 हो जाए तो साइन ई इतना होगा। सेकेंड स्टेप देखिए ये, अब डेविएशन होता क्या है, आई प्लस ई माइनस ए, आई क्या रख दिया, आई रख दिया पाई बाई 2, ई का वैल्यू ये सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया, ए पता ही था। तो इस तरह से मैक्सिमम डेविएशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रिज्म मैक्सिमम डेविएशन क्या बनाएगा, है ना। यही मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि बेसिकली तीन बात दिमाग में रखिए, R1 प्लस R2 बराबर ए, दोनों सरफेस पर स्नेयर्स लॉ, और डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, ठीक। इसके अलावा पुराना कॉन्सेप्ट एक और लग रहा है, क्या, साइन थीटा सी 1 बाई म्यू, क्रिटिकल एंगल वाला, थीटा सी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तीन चार पॉइंट याद रखेंगे, हर सवाल ही आसान लगेगा आपको, लेकिन ये सब याद रखिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई करिएगा,
मिनिमम डेविएशन का केस, मैक्सिमम डेविएशन का केस याद रखिए। मिनिमम डेविएशन पिछला सवाल में क्या आया था, जब आई और ई बराबर होते हैं, आई इक्वल टू ई, R1 बराबर R2 इक्वल टू A/2, ये सब याद रखिए, ये सब रटना है। थ्योरी मानिए, न्यूमेरिकल मानिए, जो मानिए रटना है इसे। ओके ओके। अब थिन प्रिज्म, थिन, THIN, थिन प्रिज्म, थिन मतलब पतला, थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म मतलब क्या होता है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए होगा ये बहुत छोटा होगा, ए टेंड्स टू 0। अब टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, बस 3, 4, 5 डिग्री अगर हो तो हम लोग उसे थिन प्रिज्म कहेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म 3, 4, 5, 6 डिग्री तक हो तो हम लोग उसे थिन प्रिज्म कहेंगे। तो थिन प्रिज्म मतलब क्या होता है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो। अब टेंड्स टू 0 मतलब ये नहीं कि 0 ही हो या 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, ऐसे मत सोचिए। थिन प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा, 3, 4, 5, 6 डिग्री तक हो तो हम लोग उसे थिन प्रिज्म कहेंगे। अगर ए छोटा है तो याद करिए R1 प्लस R2 कितना आता था, R1 प्लस R2 बराबर कितनी बार बोला मैंने, ए होता है। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, तो दो चीजों को ऐड कर रहे हैं आप, R1 प्लस R2, ए मिल रहा है और ए बहुत छोटा है, तो R1 प्लस R2 बराबर ए होता है, ए वेरी स्मॉल, तो R1 R2 वेरी स्मॉल। तो थिन प्रिज्म का थ्योरी क्या है, ए R1 R2 ये छोटे छोटे एंगल्स होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे। ए R1 R2 अगर छोटे एंगल्स हैं तो हम लोग उसे कहेंगे थिन प्रिज्म, है ना, ठीक है ना। तो थिन प्रिज्म का मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, R1 और R2 स्मॉल एंगल्स, टेंड्स टू 0 मतलब 0.1 डिग्री, 0.001 मत समझिएगा, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है मैंने, लैंग्वेज के बजाय सिंबल यूज किया है कि रिप्रेजेंटेशन जल्दी हो जाए। क्या समझना है इसे, ए R1 और R2 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे होने चाहिए, छोटे एंगल होने चाहिए, है ना, ये लिखने का मकसद है कि R1 R2 और ए स्मॉल एंगल्स हैं, तो हम लोग ऐसे प्रिज्म को थिन प्रिज्म कहेंगे। ओके ओके। तो जो थिन प्रिज्म पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं अब। चलिए बताइए, सबसे पहले अगर हम लोग दोनों सरफेसेस पर स्नेल्स लॉ देखें तो पहले सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ उसका मिला स्नेल्स लॉ, साइन आई म्यू साइन R1, साइन ई म्यू साइन R2, दूसरे सरफेस पर स्नेल्स लॉ। ये तो इजी है ना, अब तो पहले सरफेस पर, दूसरे सरफेस पर, दोनों सरफेसेस पर स्नेल्स लॉ। अब देखो भाई, R1 R2 स्मॉल एंगल्स हैं, तो R1 R2 स्मॉल एंगल्स हैं। अब हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन। अगर साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा हो तो याद है अप्रोक्सीमेशन, साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम लोग साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा लिख देते हैं, ठीक, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिख देते हैं। तो साइन आई को आई मान सकते हैं, साइन ई को ई मान सकते हैं, साइन R1 R1, साइन R2 R2, मतलब सारे साइन के टर्म आप छोड़ सकते हैं, कैसे, अप्रोक्सीमेशन लेकर, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लेकर। तो सारे साइन अगर गायब कर दीजिए तो आई बराबर म्यू R1, ई बराबर म्यू R2 आ गया, ठीक। कब, थिन प्रिज्म के लिए, जब R1 R2 आई और ई छोटे एंगल्स हैं, थिन प्रिज्म में ऐसा होगा आमतौर पे, ठीक। तो स्नेल्स लॉ अब थिन प्रिज्म के लिए ऐसे लिखा जाएगा, स्नेल्स लॉ थिन प्रिज्म का क्या होगा, आई बराबर म्यू R1, ई बराबर म्यू R2। ओके, ठीक है ना। ओके, अब अगर आप डेविएशन निकालें तो डेविएशन क्या आया था, आई प्लस ई माइनस ए,
डेविएशन आया था आई प्लस ई माइनस ए। ओके, आई बराबर म्यू आर वन, ई बराबर म्यू आर टू। लिखिए, आई की जगह लिखिए म्यू आर वन, ई की जगह लिखिए म्यू आर टू, और म्यू लीजिए कॉमन। तो क्या आ गया, आई प्लस ई की जगह, आई की जगह म्यू आर वन, ई की जगह म्यू आर टू, म्यू कॉमन, तो डेल्टा म्यू आर वन प्लस आर टू, ए अपने जगह है, तो डेल्टा क्या गया, म्यू आर वन प्लस आर टू माइनस ए। अच्छा, अब आर वन प्लस आर टू कितना होता है, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए। ये तो बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आर वन प्लस आर टू को क्या लिखा, ए, तो क्या बन गया, म्यू ए माइनस ए। आर वन प्लस आर टू ए है, तो म्यू ए माइनस ए, ए लिया कॉमन, तो क्या आ गया डेविएशन का फॉर्मूला, म्यू माइनस वन इंटू ए। डेविएशन का फॉर्मूला आ गया म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक, थिन प्रिज्म का मतलब क्या, जहां पर ए आर वन आर टू स्मॉल एंगल्स, तो थिन प्रिज्म के लिए स्नेल्स लॉ क्या, आई म्यू आर वन ई म्यू आर टू, डेविएशन कितना, म्यू माइनस वन इंटू ए, डेविएशन म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक, अब अलग अलग कलर्स के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग आता है ना। अगर वॉयलेट कलर है तो म्यू कुछ और होगा, रेड कलर है तो म्यू कुछ और आएगा, येलो कलर है तो म्यू कुछ और आएगा। अलग अलग कलर्स के लिए म्यू का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि थिन प्रिज्म से वॉयलेट कलर पास किया तो बताइए डेविएशन कितना होगा, तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। अब वॉयलेट कलर का जो म्यू है वो रख देंगे यहां पर, वो तो गिवन ना होगा, वो थोड़ा ना हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे, वो तो गिवन होगा, जो भी होगा वो तो दिया होगा कि वॉयलेट के लिए म्यू का वैल्यू क्या है, रेड के लिए म्यू का वैल्यू क्या है, येलो कलर के लिए म्यू का वैल्यू क्या है, वो तो गिवन होगा, न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक, तो वॉयलेट कलर का डेविएशन निकालना है, तो जो गिवन है म्यू वॉयलेट वो रख दीजिए यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए रखिए। रेड का निकालना है तो म्यू की जगह रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो रख दीजिए। येलो कलर, वाई मतलब येलो, डेल्टा वाई मतलब येलो कलर का डेविएशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो येलो कलर का जो म्यू दिया है वो रख दीजिए। तो किसी भी कलर का डेविएशन निकालने के लिए अलग से कुछ याद नहीं करना है। क्या याद करना है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, बस यही याद करना है। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, यही याद करिए। अब जिस कलर का डेविएशन निकालना है उस कलर का म्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उस कलर का डेविएशन आ जाएगा। लिखा है 3 एग्जांपल यहां पर। वॉयलेट कलर का डेविएशन चाहिए, वॉयलेट कलर का म्यू रख दो। रेड कलर का डेविएशन चाहिए, रेड कलर का म्यू रखिए। येलो कलर का डेविएशन चाहिए, येलो कलर का म्यू रख दीजिए। ठीक है ना। अब वॉयलेट का म्यू, येलो का म्यू, रेड का म्यू, आमतौर पे वॉयलेट और रेड का म्यू गिवन होगा, येलो का म्यू कई बार नहीं दिया होता है, ये देखा है मैंने न्यूमेरिकल्स में। क्या दिया होता है, वॉयलेट कलर और रेड कलर के लिए म्यू गिवन होगा, येलो कलर का म्यू नहीं दिया होता है। तो आप कहेंगे कि डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे फिर, डेल्टा वाई में म्यू वाई तो दिया ही नहीं है, म्यू वाई तो दिया ही नहीं है। क्या दिया है, म्यू फॉर वॉयलेट म्यू वी, म्यू फॉर रेड म्यू आर दिया है। अब म्यू वाई तो दिया ही नहीं है, तो ये डेल्टा वाई निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए क्या होता है कि आप मानिए येलो कलर को मीन कलर माना जाता है, येलो कलर को बीच में आने वाला कलर माना जाता है। मीन मतलब बीच में, मिडिल में।
मीन, एवरेज, है ना। तो येलो कलर को मीन कलर मानेंगे हम लोग। मीन, MEAN, मीन, माध्य, बीच में। येलो कलर को मीन कलर मानते हैं, है ना। तो बस एवरेज ले लेंगे। वॉयलेट का म्यू दिया होगा म्यू वी, रेड का म्यू दिया होगा म्यू आर, म्यू वाई अगर आपको चाहिए तो म्यू वी और म्यू आर का एवरेज ले लेंगे, क्योंकि येलो कलर मीन कलर मानते हैं, है ना। तो हम लोग मीन कलर येलो कलर मानेंगे। तो कैसे आएगा म्यू वाई, म्यू वी प्लस म्यू आर बाई टू। म्यू वी प्लस म्यू आर बाई टू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू वी और म्यू आर दिया ही था, तो उसी को हम लोग म्यू येलो कलर का मानेंगे, एवरेज मानेंगे। आप चाहें तो कई बार न्यूमेरिकल में केवल म्यू लिखा देखेंगे। अगर खाली म्यू लिखा है, म्यू वॉयलेट नहीं लिखा है, म्यू रेड नहीं लिखा है, म्यू येलो नहीं लिखा है, बोला गया है म्यू का वैल्यू 1.5 है, कोई प्रिज्म है जिसका म्यू 1.5 है, तो 1.5 क्या करेंगे अब आप? वॉयलेट का मानेंगे, रेड का मानेंगे? नहीं, मीन कलर येलो का मानेंगे, ठीक है ना। तो म्यू वॉयलेट दिया होगा, म्यू रेड दिया होगा, तो म्यू वॉयलेट निकल जाएगा, म्यू येलो निकल जाएगा, एवरेज ले लेंगे। क्यों? क्योंकि येलो को मीन कलर कहते हैं, ठीक है ना। तो थिन प्रिज्म में मेन फैक्टर क्या याद करना है? ए, R1 R2 स्मॉल एंगल्स हैं, और डेविएशन डेल्टा म्यू माइनस वन इंटू ए। अबे यही याद करो ना, डेल्टा म्यू माइनस वन इंटू ए, यही याद करिए। अगर डेल्टा म्यू माइनस वन इंटू ए है, अब जिसका डेविएशन चाहिए उसका म्यू गिवन होगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वॉयलेट का चाहिए तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट डेल्टा वी म्यू वी माइनस वन इंटू ए। रेड का चाहिए तो म्यू आर दिया होगा, म्यू आर माइनस वन इंटू ए। अगर येलो का म्यू नहीं दिया है तो एवरेज से निकाल लेंगे, क्योंकि येलो को मीन कलर माना जाता है। तो येलो का म्यू पता चल जाएगा, क्योंकि वॉयलेट और रेड का म्यू दिया होगा, ठीक है ना। इसी को केवल म्यू भी लिख सकते हैं आप। तो किसी भी कलर का डेविएशन इस तरह से निकल जाएगा। तो मेन मुद्दा क्या है? डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है ना। अब यहां तक तो लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक तो लोग पढ़ लिया ना। डेविएशन म्यू माइनस वन इंटू ए, इसके एग्जाम्पल्स वॉयलेट का डेविएशन, रेड का डेविएशन, येलो का डेविएशन। अगर वॉयलेट और रेड का म्यू दिया हो तो येलो का म्यू एवरेज करके निकल जाएगा, ये तो लोग पढ़ लिए। अब दो डेफिनेशन और आपको रटने हैं। एक एंगुलर डिस्पर्जन, कई बार इसे केवल डिस्पर्जन भी कह देते हैं, या फिर एंगुलर डिस्पर्जन। डेल्टा इसका, ये वाला डेल्टा, ये ट्रायंगल शेप का जो डेल्टा होता है वो इसका सिंबल आमतौर पे होता है ना। डेल्टा तो कई तरह से लिखा जाता है ना, जो ट्रायंगल वाला डेल्टा होता है वो आमतौर पे इसका सिंबल होता है। रटिए, ये रटना है क्योंकि डेफिनेशन है ये। एंगुलर डेविएशन डेल्टा बराबर डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ये डेफिनेशन है। क्या? डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर। अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो इसको डिस्पर्जन कहा जाता है। कैसे होगा कैलकुलेट? ये ऊपर जो वैल्यूज लिखे हैं घटा लो, ये डेल्टा वॉयलेट डेविएशन ऑफ वॉयलेट, ये डेविएशन ऑफ रेड, ये क्या करेंगे? दोनों को घटा लेंगे। डिस्पर्जन डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, इन दोनों को घटा लीजिए। घटाएंगे तो वन और वन कटेगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए। तो ये डिस्पर्जन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। डिस्पर्जन का ये फॉर्मूला बन गया। अब लास्ट डेफिनेशन,
डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन रटिए, डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। क्या? डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। डिस्पर्जन ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन डेविएशन भी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। ये रहा मीन डेविएशन। क्यों? बताया था ना कि येलो कलर को मीन कलर कहते हैं, तो येलो कलर का जो डेविएशन है उसी को मीन डेविएशन कहते हैं। तो आपको न्यूमरेटर भी पता है, यह डिनोमिनेटर भी पता है, यहां पर डेविएशन ऑफ येलो, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो, ए और ए कट जाएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला डिस्पर्सिव पावर का। ठीक, डिस्पर्सिव पावर का ये फॉर्मूला आ गया। तो थिन प्रिज्म में क्या हो गया याद करने को? डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसी से किसी कलर का डेविएशन निकल जाएगा, क्योंकि सब वॉयलेट और रेड का म्यू दिया होता है, तो वॉयलेट का भी डेविएशन निकल जाएगा, रेड का भी डेविएशन निकल जाएगा। अब क्योंकि वॉयलेट और रेड का म्यू दिया है तो येलो का म्यू निकाल लेंगे, तो येलो का भी डेविएशन यानी मीन डेविएशन पता हो जाएगा। तो मेन मुद्दा डेविएशन का फॉर्मूला याद करना है, डिस्पर्जन का फॉर्मूला याद करना है, एंगुलर डेविएशन का सॉरी डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला याद करना है। डेविएशन, डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, इसका फॉर्मूला याद करिए। ठीक, म्यू माइनस 1 इंटू ए, डिस्पर्जन का फॉर्मूला, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। बस याद रखिएगा, येलो कलर को मीन कलर कहते हैं। कैसे आएगा इसका म्यू? अगर वॉयलेट और रेड का दिया हो एवरेज ले लेंगे तो इसका म्यू आ जाएगा। ओके, ठीक है ना? तो थिन प्रिज्म में यह तीन बातें मेन है, याद रखिएगा। अब जो थिन प्रिज्म हम लोगों ने पढ़ा, इस पे आमतौर पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो थिन प्रिज्म कैसे अरेंज कर दिए जाएं, दो थिन प्रिज्म कैसे अरेंज कर दिए जाएं कि डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्जन ना हो। पहला सवाल, डिस्पर्जन तो हो डेविएशन ना हो। दो थिन प्रिज्म लेना है, दो थिन प्रिज्म को कैसे अरेंज कर दिया जाए कि पहला सवाल डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, या दूसरा सवाल डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक, ये दो क्वेश्चन आते हैं थिन प्रिज्म पर, याद रखिएगा। क्या क्या गिवन होता है? वॉयलेट और रेड का म्यू दोनों प्रिज्म के लिए दिया होगा, वॉयलेट और रेड कलर का म्यू दोनों प्रिज्म के लिए दिया होगा। किसी एक प्रिज्म का ए पता होगा, कैपिटल ए, तो पूछा जाएगा दूसरे प्रिज्म का ए बताइए कितना होता है। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बनाया हुआ है ये, अब बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सब तो डेटा दिया होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है, केवल इसमें केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। मैंने क्या बोला? दोनों प्रिज्म के लिए वॉयलेट और रेड का म्यू दिया होगा, एक प्रिज्म का ए पता होगा, दूसरे प्रिज्म का ए निकालना होगा। कब? जब डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन हो जाए, एक सवाल, या डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन हो जाए, दूसरा सवाल। ये बहुत ज्यादा आसान होता है। क्यों? केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना?
तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग? एक तो डेविएशन का फॉर्मूला, डिस्पर्जन का फॉर्मूला, दो ही बातें ना है, डेविएशन और डिस्पर्जन, वही दो फॉर्मूला याद लगाएंगे हम लोग। तो डेविएशन म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, डिस्पर्जन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। दो बातों की चर्चा है, वही दो फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। साथ ही साथ यह रिवाइज कर लिया कि येलो कलर मीन कलर होता है। तो म्यू येलो कैसे आएगा? म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड बाई 2। ठीक, तो पहला सवाल क्या है? डेविएशन होना चाहिए, डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्जन 0 कर दो। पहला प्रिज्म डिस्पर्स करेगा लाइट को, दूसरा प्रिज्म भी डिस्पर्स करेगा लाइट को, लेकिन नेट 0 आना चाहिए। तो डेल्टा पहले प्रिज्म के लिए, दूसरे प्रिज्म के लिए जोड़ के 0 कर देंगे, क्योंकि डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। दोनों प्रिज्म का डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जोड़ के 0, बस काम खत्म। अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो मान लीजिए दो प्रिज्म है, मैंने क्या कहा था कि दोनों के लिए वॉयलेट और रेड का म्यू दिया होगा, एक का ए दिया होगा, दूसरे का ए निकालना होगा। तो म्यू वी दिया है, पहला लिख रहा हूं मैं, म्यू वी दिया है, म्यू आर भी दिया है, ए भी दिया है, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब डेल्टा 2 के लिए म्यू वी डैश म्यू आर डैश गिवन है, ए डैश निकालना होगा। तो सब तो गिवन ही ना यार इस इक्वेशन में। वॉयलेट और रेड का म्यू पहले प्रिज्म के लिए, वॉयलेट और रेड का म्यू दूसरे प्रिज्म के लिए गिवन है। पहले प्रिज्म का ए दिया है, अननोन क्या बचा? केवल ए डैश। एक इक्वेशन एक अननोन। अब इसे इजी क्या होगा? सारे वैल्यूज तो दिए ही थे, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक ही इक्वेशन से इक्वेशन खत्म। ए डैश आ गया, ए डैश आ गया माइनस ब्रैकेट में म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। एक ही इक्वेशन से इक्वेशन सॉल्व हो गया। और ये सवाल देखिए बहुत बार आईआईटी जेईई में आया हुआ है। ओके, तो आप यहां से एक ही इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान दीजिए जो ए डैश का वैल्यू है वो नेगेटिव में आया ना, मतलब ए और ए डैश अपोजिट साइन के हैं। यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होंगे। दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होंगे। ये डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। एक प्रिज्म के लिए ए ऊपर है, तो जब दूसरा प्रिज्म अटैच करेंगे इसके साथ तो उसका ए डैश नीचे आएगा। दोनों प्रिज्म इन्वर्टेड है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड रखे जाएंगे। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप दो प्रिज्म ऐसे अटैच कर दें एक दूसरे से इन्वर्टेड, सो दैट डिस्पर्जन ना हो, एक ही इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म। म्यू वी म्यू आर, म्यू वी डैश म्यू आर डैश, ये सब गिवन है, ए भी गिवन है, बस अकेला अननोन होगा ए डैश। जब सब गिवन है तब बचा क्या क्वेश्चन में? एक अननोन, वो तो एक ही इक्वेशन में खत्म हो गया, तो आसान हो गया सवाल ये। लेकिन आते हैं ऐसा सवाल, ऐसा सवाल आता है। ठीक, अब इसी सवाल में पूछा जाएगा कि ठीक है डिस्पर्जन 0 हुआ, लेकिन बताइए डेविएशन कितना हुआ? तो डेविएशन का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू दोनों प्रिज्म का डेविएशन निकालेंगे, जोड़ देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है?
म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। डेल्टा का फॉर्मूला याद करवाया ना, ये म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो बस रख देना है डेल्टा 1 के जगह म्यू माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा 2 के जगह म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ए डैश आप निकाल चुके हैं, यहां पर साइन के साथ रखिएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ही रखिएगा यहां पर, ठीक। अब बचा क्या, म्यू और म्यू डैश। क्यों बचा ये, क्योंकि मैंने कहा था वॉयलेट का म्यू दिया होगा, रेड का म्यू दिया होगा। म्यू तो नहीं दिया होगा अकेला, लेकिन आपको सिखा दिया है मैंने कि वॉयलेट और रेड का म्यू दिया हो तो म्यू येलो या केवल म्यू निकालने का तरीका क्या है, एवरेज लेना है। तो वॉयलेट और रेड का दिया है, एवरेज ले लीजिए, म्यू आ जाएगा, रख देंगे यहां पर, डेविएशन कितना है पता चल जाएगा, है ना। कितना इजी है, तो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जैसा हुआ, ठीक। अच्छा, अब इसका दूसरा देखते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अब ये आसान है तो वो भी आसान होगा, खाली फॉर्मूला में वैल्यू ही तो रखना है ना। देख लेते हैं फिर भी। इस बार सवाल में कहा गया है कि दो प्रिज्म को ऐसे अरेंज करिए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड करके ऐसे अरेंज करिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्जन भले हो जाए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो क्या किया इस बार, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जोड़ के 0 कर दिया, ठीक। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए रखा, डेल्टा 2 भी रखा, 0। मैंने कहा ना एक ही अननोन का सवाल है, ए डैश निकल गया, फिर से ए डैश निकल गया, एक इक्वेशन से इक्वेशन खत्म हो जा रहा है। बट याद रखिएगा, बार बार आपसे कह रहा हूं मैं, म्यू वॉयलेट और म्यू रेड दिया होगा दोनों प्रिज्म के लिए, एक प्रिज्म का ए दिया होगा, दूसरे प्रिज्म का ए निकालना होगा। जब म्यू वॉयलेट और म्यू रेड दिया है तो म्यू कैसे आएगा, दोनों का एवरेज लेकर, है ना, ठीक है। अब एक बात मैं आपको आगाह कर रहा हूं यहां पर, कई बार वॉयलेट कलर के जगह ब्लू कलर भी यूज किया जाता है, कि ब्लू कलर और रेड कलर का म्यू दिया होगा। किसका म्यू दिया होगा, ब्लू और रेड का, तब भी यही करेंगे आप। सभी फॉर्मूले में जहां जहां मैंने वॉयलेट बोला है वहां वहां ब्लू भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो बस म्यू कितना होगा पहले प्रिज्म का, पहले प्रिज्म के लिए म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। म्यू डैश कितना होगा दूसरे प्रिज्म का, म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश बाई 2। तो ये दोनों म्यू और म्यू डैश पता है, कैपिटल ए दिया ही था, ए डैश पता चल गया, निकालो ए डैश, पता चल गया ए डैश, यानी क्या है, माइनस के साथ आया, फिर वही इन्वर्टेड रखना है प्रिज्म को। तो ऐसे हम लोग प्रिज्म को इन्वर्टेड अरेंज कर सकते हैं कि नेट डेविएशन 0 हो, बट डिस्पर्जन हो सकता है। तो पूछा जाता है फाइंड डिस्पर्जन, फॉर्मूला रख दो यार, डिस्पर्जन का फॉर्मूला डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इन होता है। डेल्टा 1 मतलब क्या, डिस्पर्जन का फॉर्मूला म्यू वी प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, डेल्टा 2 म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ठीक है ना। तो क्या क्या याद रखना चाहिए, डेविएशन डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए, डिस्पर्जन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू येलो अच्छा है केवल म्यू, अच्छा है मीन म्यू, कैसे आता है, एवरेज लेकर, वॉयलेट और रेड का एवरेज लेकर। क्या बोला मैंने, बहुत से क्वेश्चंस में वॉयलेट के जगह ब्लू कलर भी दिया होता है, तो जहां जहां वॉयलेट में बोल रहा हूं वहां वहां ब्लू कलर भी यूज किया जा सकता है, ठीक। तो कितना आसान है ना,
खाली फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, तो ये प्रिज्म है। प्रिज्म बहुत आसान है ना, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है, दो चार बातें हैं बस वो याद करनी है। तो एक्चुअली प्रिज्म सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे इजी अगर कुछ है तो प्रिज्म है, क्योंकि ज्यादातर प्रिज्म के क्वेश्चन में फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो दो चार बार वीडियो देखिएगा, वीडियो से इंपॉर्टेंट पॉइंट बना बना के नोट कर लीजिएगा और सबसे आसान लगेगा फिर प्रिज्म आपको। ओके, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रिज्म। ओके।